स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किन कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त का महत्व है, ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय में रोकड़ का महत्व है। रक्त अगर मनुष्य के शरीर से निकाल दिया जाए तो उसकी बॉडी किसी काम की नहीं है, वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक उसी तरीके से व्यवसाय में से अगर हम कैश निकाल देते हैं तो व्यवसाय काम नहीं कर पाएगा। उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है और मैनेजमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि किन गतिविधियों से हमारे व्यापार में रोकड़ आया और किन गतिविधियों में हमारे व्यापार से रोकड़ बाहर चला गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ एक संस्थाओं के लिए बनाना कंपलसरी है। AS3 लेखांकन मानक 3 संशोधित के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण अनिवार्य है। एक तो समस्त सूचीबद्ध कंपनियां। समस्त सूचीबद्ध कंपनियों का मतलब वो समस्त कंपनियां हैं जो भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, यानी जो अंशों के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से लेन देन करती है, वो समस्त कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियों की श्रेणी में आएगी। तो इसका मतलब सार्वजनिक कंपनियां लगभग सभी सूचीबद्ध है, तो सार्वजनिक कंपनियों के लिए ऐसा करना कंपलसरी है। इन संस्थाओं के अलावा ऐसी कोई संस्था जिसकी लेखांकन अवधि में बिक्री यानी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या अधिक का है तो उसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। चाहे वो औद्योगिक संस्था है, चाहे व्यापारिक संस्था है, चाहे व्यावसायिक संस्था है, सभी के लिए ये कंपलसरी है अगर उसकी बिक्री 50 करोड़ रुपए से अधिक है। जब हम रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं तो रोकड़ प्रवाह में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हमारे व्यापार में कैश इन हो सकता है और कौन कौन सी गतिविधियां जिनके माध्यम से कैश आउट हो सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए 3 एक्टिविटीज पाई जाती हैं। वो 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी है परिचालन संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, एक आपकी विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है, एक आपकी वित्त क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। व्यापार चलाने के लिए आपको किन किन गतिविधियों में पैसा लगाना पड़ा संचालन के दौरान और किन किन गतिविधियों से आपके पास कैश आया, उसकी व्यवस्था हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मुख्य रूप से 6 पॉइंट आप याद रखिए। उन 6 पॉइंट में 2 पॉइंट आपके स्थायी संपत्ति को खरीदने बेचने के हो गए, 2 पॉइंट आपके विनियोग को खरीदने बेचने के हो गए और 2 पॉइंट आपके रहेंगे ब्याज प्राप्ति का और लाभांश प्राप्ति का। बैलेंस शीट का असेट्स पार्ट है, उस असेट्स पार्ट में से फिक्स पार्ट या लॉन्ग टर्म असेट्स को हम काउंट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लॉन्ग टर्म असेट्स से अगर आपको किसी प्रकार की कैश इनकम हुई है तो उसको भी हम इस एक्टिविटी में इंक्लूड कर लेते हैं। जब आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल पार्ट को लिया जाता है, बैलेंस शीट की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पार्ट को लिया जाता है, शेयर कैपिटल से कैश आया और गया दिखाया जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिबेंचर से कैश आया और गया दिखाया जाएगा, ऐसे ही लोन में कैश आया या गया ये दिखाया जाएगा। साथ में आपको 2 पॉइंट अलग से ध्यान में रखने हैं कि लाभांश का भुगतान किया हो या ब्याज का भुगतान किया हो तब भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को शामिल करना है, क्योंकि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है 1 वर्ष की अवधि से संबंधित सूचनाओं को दर्शाती है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में भी 1 वर्ष के दौरान कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, वो इसी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा। आपकी जो परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विधि है उसमें 2 तरीके लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना की जाती है। बाकी दोनों विधियां चाहे प्रत्यक्ष विधि है चाहे अप्रत्यक्ष विधि है सेम लगती है। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे, इन गतिविधियों में हम क्या क्या लेते हैं, किन सूचनाओं को शामिल करते हैं, इनका प्रारूप क्या होता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।